गुडविल चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा आपके फाइनल एग्जाम में। आपका जो ईयरली एग्जाम होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। उसका न्यूमेरिकल भी आते हैं सवाल, और यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन थ्योरिकल भी आते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड मिलेंगी। एक होगी आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होगी सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ क्लियर कर लें, जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसमें यहाँ पर 2 मेथड हो जाएंगे, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम में सिंपल से ज़्यादा आते हैं। उसके बाद सेकंड आपकी सुपर प्रॉफिट की रहेगी, और थर्ड में आपका क्या रहेगा, इसमें भी 2 पार्ट कर दिए इसके। एक हो गया है आप कैपिटलाइजेशन का जब करेंगे तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट से करेंगे कैपिटलाइजेशन, फिर आप सुपर प्रॉफिट से करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी ये एवरेज प्रॉफिट। आपको यहाँ पर 4 स्टेप में क्लियर कर देंगे। स्टेप फर्स्ट आपका रहेगा, तो यहाँ पर आपको स्टेप फर्स्ट करना है, जिसकी शायद कई सम्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फॉर ईच ईयर, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसके बारे में मैं इसके आगे बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप क्लियर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखें, इसके विषय में हम क्लियर कर लेंगे आगे। फिर हम निकालेंगे टोटल ऑफ, शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। याद रखना टोटल निकालते समय क्या करेंगे, यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करके निकालेंगे, जितने साल का भी प्रॉफिट है लॉस दिया था। यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप रहेगा आपका, यहाँ हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज निकालना क्या रहेगा, सबसे ऊपर लिख देंगे हम टोटल ऑफ FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, डिवाइड नंबर ऑफ, जितने भी ईयर हैं, यहां पर अकेला लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगा, फोर्थ स्टेप में रहेगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो यहाँ ईयर परचेस के विषय में भी मैं आगे बताऊंगा, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के विषय में बताऊंगा। FMT, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जिससे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, जिससे हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, वो प्रॉफिट निकालना ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट रहेगा, कि हम भविष्य में कौन सा प्रॉफिट मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ चीज़ें एडजस्टेड करनी पड़ती हैं। तो ये मान लो जो प्रॉफिट हमें दिया गया है अभी, वो क्या है, मिलावटी होता है। मिलावटी मतलब उसमें कई सारे ऐसे प्रॉफिट ऐड रहते हैं जिनको कि ऐड मतलब गुडविल वैल्यूएशन के लिए जिनको ऐड नहीं करना, और कई सारे लॉस से उसमें लेस कर दिए जाते हैं, जिनको गुडविल की वैल्यूएशन में वैल्यूएशन करते समय उनको लेस नहीं किया जाता। तो हमें क्या है, यहाँ पर इनको एडजस्टेड कर लेना है। तो कुछ चीज़ें हम क्या है ऐड करेंगे, और कुछ चीज़ें हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ये ऐड करने वाले ऑप्शन है, ये लेस करने वाले हैं। अब आप सोचो कि अगर इतनी सारी चीज़ें ऐड करने वाली हैं और इतनी सारी चीज़ें क्या है लेस करने वाली हैं, तो क्या ये 25-30 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन? तो ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादातर तो क्या है FMP कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लगभग करना ही नहीं पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो इनमें से एक आध चीज़ कुछ देंगे। इसको क्या है आपको थोड़ा सा
याद कर लेना है, लेकिन इसको याद करने से पहले पूरा क्लियर समझ लो और एक्सरसाइज करते करते इसको पूरा अपन क्लियर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, अभी आपको समझ आ जाएंगी। फर्स्ट है आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ। जैसे मान लो अपन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते समय अगर कोई एबनॉर्मल अचानक कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, आग में जल जाए, तो वो लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस होता है। अगर मान लो उसको हमने अपने प्रॉफिट से गिवन प्रॉफिट जो दिया था, जो हमें मिलावटी प्रॉफिट मिला है, मिलावटी प्रॉफिट जो हमें मिला है अपने क्वेश्चन में, उसमें अगर ये हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि इसमें ये इंक्लूड है या इसमें ये एक्सक्लूड है, मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। लॉस के विषय में एक्सक्लूड लिखा रहेगा, प्रॉफिट के विषय में इंक्लूड लिखा रहेगा। उसमें अगर इंस्ट्रक्शन है कि इसमें ये मिलाया गया, इसको एडजस्टेड किया गया है, तो हमें क्या करना है, अपना लॉस को ऐड कर देना है। अगर वो उसमें से घटाया गया था, रिड्यूस किया गया था, तो हमें ऐड कर देना। उसके बाद लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे मान लो हमारे पास जो एसेट होती हैं, वो एसेट यदि हमने कुछ एसेट बेची है, उसकी वजह से हमें कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हमें क्या करना है, इसमें से यदि माइनस है तो उसको हमें प्लस कर देना है। और उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को। अगर ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, DR, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, CR। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा ये। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, DR, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं। अगर ये इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है, तो याद रखना इससे हमारा प्रॉफिट क्या है, कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर ओवर हो गया है तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि DR में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, और CR में क्या आते हैं, इनकम। ऐसे हमें क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटिव देखना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लगा है, मतलब अंडर वैल्यू हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको क्या कर लेना है, हमें इसको भी यहाँ पर ऐड कर देना है। इससे अपोजिट में अभी यहाँ लेस करने वाले आइटम में क्लियर कर दूंगा, और इसके विषय में और खास बातें आएंगी जो कि एक्सरसाइज में बताऊंगा मैं। अब इसके आगे देखते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। दैट इज एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी मेड इन फ्यूचर। अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार कैटेगरी वाले नहीं होते, एक बार वाले होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस इसमें से अगर माइनस कर दिए गए तो उसको हम प्लस कर देंगे। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि हमने कोई कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू मान लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें FMP कैलकुलेट करते समय उसमें से कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए जाते हैं। यदि कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया गया होगा तो इसमें से माइनस हो गए होंगे, जिसको हमें क्या करना है, प्लस कर देना। उसका डेप्रिसिएशन भी है, तो इसको भी हमें प्लस कर देना है। यदि उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंसेस हो गया है, तो यहाँ पर हमें इसे क्या कर देना है, प्लस कर देना। अब हम देखते हैं क्या कि इनमें कौन सी चीजें लेस होगी। तो फर्स्ट एबनॉर्मल गेन, तो इससे अपोजिट है, इसको क्लियर कर लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यदि एबनॉर्मल लॉस माइनस किया तो ऐड हो जाएगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर इसमें प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा। ये इसी कैटेगरी का होता है एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लो सेल ऑफ फिक्स एसेट है, अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेची हमारी, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को हमने इसमें अगर ऐड कर दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, DR, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आते हैं, CR। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए यही कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। ये कहाँ लिखते हैं, DR में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और CR में क्या आते हैं, इनकम आती है। ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक देखें। अगर कोई चीज, कोई एक्सपेंसेस, अब इसको आप ओपनिंग स्टॉक मत मानो, एक्सपेंसेस मान लो। यदि एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं,
गलती से बढ़ गए हैं, ओवर वैल्यूड हो गई है, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कम होगा। तो इसलिए ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुए हैं, तो यदि एक्सपेंसेस हमारे कम हुए हैं तो क्या होगा, अंडर वैल्यूएशन होने पर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेस कर देंगे, क्योंकि इससे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा शो करेगा। ऐसे होता है क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक यदि ओवर वैल्यूड हुआ, ओवर वैल्यूड मतलब कहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, सी आर साइड, सी आर साइड लिखते हैं। अगर सी आर साइड हमारा कुछ ज़्यादा लगा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहा होगा। तो ओवर वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो आप, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन अगर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, इनकम साइड। इनकम साइड अगर कम लिखा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम शो कर रहा होगा। इसका मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके, एक प्रैक्टिकल करके, एक एक्सरसाइज के साथ इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। जैसे एक्सपेंसेस था, जैसे यहाँ पर एक्सपेंसेस थे, वैसे यहाँ पर क्या है, इनकम भी है। जैसे मान लो कोई ऐसी इनकम है, इनकम नॉट टू बी द एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। अगर ऐसे इनकम जिसकी हमें भविष्य में संभावना हो, बार बार होने वाली ना हो, ऐसी इनकम को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। ऐसी इनकम को एफएमपी में, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में ऐड नहीं किया जाता। तो इसके बाद देखते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस। यदि हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल मान लिया है तो क्या करना है, हमें इसको रेवेन्यू मानकर और यहाँ पर लेस कर देना है। उसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड आप शेयर में, जो कंपनी आप पढ़ेंगे उसमें डिविडेंड क्लियर होगा। डिविडेंड क्या होता है, यदि किसी कंपनी के हमने शेयर परचेस किए हैं तो उस पर जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो डिविडेंड होता है। और यदि हमने किसी कंपनी के डिबेंचर लिए हैं या किसी फर्म को, दूसरे किसी को हम पैसा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, ये हमारा एफएमपी का हिस्सा नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ध्यान रखना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसका हिस्सा है और कौन सी चीज़ें जो इसका हिस्सा नहीं है। जो इसका, जिसमें एडजस्टेड होती हैं उनको रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। तो इसका क्या है, थोड़ा सा इसको याद कर लेना है, एक्सरसाइज में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसके बिना आप गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं एक और चीज़ थी, नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आप इस छोटे से शब्द को देख रहा है, ईयर परचेस। हम क्या मार्केट से क्या वर्षों को खरीद सकते हैं, मतलब किसी बिजनेस से वर्ष खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर तो यही लिखा नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ईयर परचेस हम जितने वर्ष खरीद रहा है, तो होता क्या है आखिर, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ईयर परचेस जो अभी एग्जांपल दिया था उसमें 2 वर्ष मैंने ईयर परचेस माना था, तो इसको क्लियर करते हैं। मीन्स द नंबर ऑफ द ईयर फॉर विच द फर्म, ध्यान रखना है क्या डेफिनेशन होगी इसकी, मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच ऑफ द फर्म अस लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट। आपको ध्यान रखना है कि जो फर्म है जिसको हम खरीद रहे हैं, अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिस अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा है उसी अमाउंट में प्रॉफिट होगा आफ्टर काउ चेंज ऑफ ऑनरशिप, उसकी ऑनरशिप कन्वर्ट होने के बाद। जैसे मान लो बी ने ए से बिजनेस परचेस कर लिया, तो बी ने ए से बिजनेस परचेस किया है, तो ऑनरशिप चेंज हो गई। ऑनरशिप अभी ए की थी, अब बी की थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विच द फर्म इज लाइकली टू सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप चेंज हो गई, ए से किसने खरीदा, बी से, बी ने। तो बी ने इसको गुडविल को परचेस कर लिया, बिजनेस को परचेस कर लिया। तो क्या जिस अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा वो इन फ्यूचर होगा, खास बात आगे आती है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट। ध्यान रखना है कि ये
ने जो बिजनेस किया होगा, उस बिजनेस में जो गुडविल थी, जो प्रॉफिट था, ये किस कारण था? क्योंकि इसके एफर्ट थे, इसके द्वारा जो प्रयास किए गए थे पहले के वर्षों में, उन वर्षों में जितने प्रयास किए गए थे, जितने एफर्ट किए गए थे, उस वजह से इसको क्या है, प्रॉफिट हो रहा था। तो क्या भी जब इसको परचेज करेगा तो इसको सेम अमाउंट सेम अमाउंट में, मतलब ये लॉजिक लगाएगा कि मैं जब बिजनेस परचेस कर रहा हूँ तो इसकी गुडविल ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैंने अगर बिजनेस परचेस किया तो कितने दिन तक, कितने समय तक, कितने वर्ष तक ये मैं मतलब इसी कंडीशन में मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। तो इसके पहले के जो प्रयास थे, इसके एफर्ट थे, उसकी वजह से ये प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेस ईयर। और इसको क्या करते हैं, जो गुडविल, जो एवरेज प्रॉफिट आता है, सुपर प्रॉफिट आता है, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो आगे की जो मेथड है आपकी एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल हो गया। सिंपल के बाद में देखता हूँ यहाँ पर जो मेथड है, एक रहेगी आपकी सुपर वेटेड प्रॉफिट, जो इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं फाइनल एग्जाम में, लेकिन उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो वेटेड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और कैपिटलाइजेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वेटेड प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के लिए।